नमस्कार दोस्तों। देखिए अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट को समझेंगे और इस पर आगे न्यूमेरिकल करेंगे। पहले इसका जो थ्योरी है या इसका जो कारण है भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों होती है, इसे अपन पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा आप। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है, इसे आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी या धारा, विद्युत धारा, इसके बेस पर तीन तरह के सॉलिड होते हैं। पहला कंडक्टर होता है जिसे आप चालक बोलते हैं। दूसरा इंसुलेटर होता है जिसे आप कुचालक बोलते हैं। और तीसरा सेमीकंडक्टर, इसे आप अर्धचालक बोलते हैं। जो चालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो होती है, इंसुलेटर में फ्लो नहीं होती है। और सेमीकंडक्टर जो होता है, अर्धचालक जो होता है, इसमें लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जबकि हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है। तो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। देखिए अपने सिलेबस में इलेक्ट्रिसिटी इन कंडक्टर्स ही है, चालकों में विद्युत धाराएं पढ़ना है अपन को, तो इसी को अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत धारा या कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ जो इस दुनिया में है, वो एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है, इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और चारों ओर इसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस में, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट क्यों होती है, ये यहीं से स्टार्टिंग होती है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास में होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर होते हैं। आगे अपन पढ़ते हैं कि एटम जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, ये आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अपन लें H2O मॉलिक्यूल, पानी का या जल का मॉलिक्यूल। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है। वैसे कई सारे एटम मिलते हैं और बाकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जैसे अपना CO2 हो गया या अपना खुद का DNA हो गया। तो ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, एक अणु है। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, ये भी आगे जुड़ते हैं और जुड़कर के एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे अपन कहते हैं मैटर, पदार्थ। मैटर की 3 स्टेट्स आप लोगों ने पढ़ी है, जिनमें पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। जो सॉलिड होते हैं, इसमें जो एटम होते हैं बहुत पास में होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े दूर होते हैं, जबकि गैस में इनके बीच में काफ़ी गैप होता है। सॉलिड में इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन कम होता है और गैस में बहुत ही कम या नेग्लिजिबल अट्रैक्शन होता है। ऐसा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। अब अपन बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके फ्लो के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से। तो देखिए जनरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन समझने के लिए पहले समझिए कि जो सॉलिड होता है, उस सॉलिड में 2 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक होता है क्रिस्टल और एक होता है नॉन क्रिस्टल। जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में जो एटम्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पास में होते हैं और एक डेफिनेट स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं। अगर लो टेम्परेचर पर अपन देखें तो इनके बीच में बहुत कम गैप होता है, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से बाउंडेड होते हैं। ये अपन देखते हैं किसी क्रिस्टल सॉलिड में। अब होता क्या है कि सॉलिड्स की जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, इसमें अपन ने पढ़ा कि बीच में तो न्यूक्लियस होता है और चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस डायग्राम में देखिए जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, ये तो है प्रोटॉन्स। जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूट्रॉन्स, और जो रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में है, उस पर हाईएस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए ये कभी एटम से बाहर नहीं जा पाता। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को अपन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जबकि दूसरे इलेक्ट्रॉन जो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है। इन्हीं को आप वैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं
तो सॉलिड को गर्म करने पर, यानी आपने उसे लो टेम्परेचर से आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया और हाई टेम्परेचर पर उसको लेके जा रहे हो, तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं ये आपस में दूर दूर हो जाते हैं और इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एटम से बाहर आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब एटम से बाहर आ जाते हैं तो सॉलिड के अंदर रैंडम मोशन करते हैं। इनको ही अपन क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है, इसलिए अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो देखिए डेफिनेशन ये है कि नेट फ्लो रेट ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अपन इसे इस तरह बोल सकते हैं कि टोटल रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम नोन एज इलेक्ट्रिसिटी करंट। मैथमेटिकल फॉर्म में इसको अपन बोलते हैं I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जहाँ पर Q जो है वो टोटल चार्ज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, T जो होता है वो टाइम होता है और I जो होता है करंट होता है। इनकी यूनिट की बात करें तो I जो होता है वो एम्पियर होता है, Q जो होता है वो कूलाम में नापा जाता है और T जो होता है वो सेकंड में नापा जाता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 एम्पियर जो है वो बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड के। आगे इसे समझने के लिए अपन बोर्ड मोड पे चलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। अब एक कंसेप्ट है वो आप समझिए जो आपके सिलेबस में भी है और काम भी आएगा। ये है चार्ज क्वांटाइजेशन थ्योरी। देखिए चार्ज क्वांटाइजेशन थ्योरी क्या है, इसे समझने के लिए पहले क्वांटाइजेशन को समझिए। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो हमेशा एक मल्टीपल के फॉर्म में मिलती है। जैसे अपन कहें कि आप मार्केट से पेन लेने गए तो कम से कम 1 पेन आपको लेना पड़ेगा। अगर आप 5 पेन लेते हैं तो वो होगा 5 into 1 पेन। अगर आप 10 पेन लेते हैं तो 10 into 1 पेन। तो ये जो आप 1 पेन का मल्टीपल ले रहे हैं इसे अपन क्वांटा बोलते हैं, और जो आप बल्क में लेंगे 10 into 1 या 5 into 1 इसे अपन क्वांटाइजेशन बोलते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही है। अपन ये मान के चलते हैं किसी बॉडी पर मिनिमम जो चार्ज होगा वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा, यानी किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, ये अपन मानते हैं। तो इसका मतलब यह क्या है कि जैसे 1 पेन मिनिमम था वैसे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज मिनिमम है। अब आप या तो 2 पेन लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे, ऐसा नहीं ले सकते आधा पेन आपने ले लिया। तो उसी तरह से चार्ज भी या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ले लें। इसे अपन क्वांटाइजेशन बोलते हैं। थ्योरेटिकली ये बोलता है कि किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी Q इक्वल टू NE, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो N 10 हो गया, 20 हो गए तो 20 हो गया, इस तरह से बोलते हैं अपन। तो ये आपकी थ्योरी है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको लिख रखा है यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक थ्योरी है। अब अपन चलते हैं बोर्ड मोड पे। ये दोस्तों स्लाइड में अभी आपने देखा था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जनरेट कैसे होते हैं, ठीक है। वापस मैं एक बार समझा देता हूँ आपको कि जो एटम होता है उस एटम में बीच में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत पास होते हैं और एक वो होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही रूम टेम्परेचर बढ़ता है या आप इसे गर्म करते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं, तो जो दूर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एटम से बाहर चले जाते हैं। एटम से बाहर जाकर ये सॉलिड के अंदर मोशन करते हैं और इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर आप लो टेम्परेचर रखते हैं 0 केल्विन तो सॉलिड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए सॉलिड जो होता है 0 केल्विन पर करंट डेवलप नहीं कर सकता। आगे चीज समझो आपको, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो 0 टेम्परेचर पर या 0 केल्विन टेम्परेचर पर फ्री इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस होने के कारण यहाँ पर कोई भी करंट जो है कंडक्ट नहीं होता। तो पहली चीज तो इसकी ये थी, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, अपन ने अभी पढ़ा कि जो करंट होता है I वो इक्वल टू होता है
टोटल इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन टी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, भाई ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो टोटल चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉनों का है, बाकी जो चार्जेस हैं उनसे अपन को यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज अपन ने पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो है Q इक्वल टू NE। आपको स्लाइड में समझा दिया था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है, जो नेट चार्ज होता है, वो N इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ठीक है, यानी किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, और प्रोटॉन का कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर किसी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसका प्रोटोनिक चार्ज है, यानी वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो प्लस 1e हो सकता है, प्लस 2e हो सकता है, प्लस 3e हो सकता है। कभी भी चार्ज इस तरह से नहीं हो सकता। आप जैसे 2.5e, तो ये नहीं हो सकता। 2/3e, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह के चार्जेस नहीं हो सकते। चार्ज जो होगा वो हमेशा पूरे पूरे मल्टीपल में ही होगा। ये जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। अब अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को साथ ले लें तो यहां से आपके पास होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन टी इक्वल्स टू NE अपॉन टी। तो ये आपका करंट का बेसिक लॉ है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है जिसे आप कहें। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, उसकी वैल्यू आपको लिखा दी थी स्लाइड में, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलॉम होती है। N जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इंटीजर ही हो सकते हैं, पूरे पूरे हो सकते हैं। हाँ, इस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए N आ गया अपने पास 2.5 इंटू 10⁻3, तो ये करेक्ट है। ये ध्यान रखिएगा N की वैल्यू क्यों है करेक्ट, क्योंकि 2.5 इंटू 10⁻3 करोगे आप तो राउंड फिगर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि N की वैल्यू ये करेक्ट है। हाँ, अगर ये इस तरह से होता, मान लीजिए N इक्वल टू 2.05 इंटू 10 होता तो ये गलत होता। ठीक है, इसका रीजन क्या है? या फिर 2.53 इंटू 10⁻2 होता तो भी ये गलत होता, क्योंकि लास्ट में पॉइंट क्या आ जाता? 3 आ जाता जब इसे सॉल्व करते तो ये N की वैल्यू कैसी है? गलत है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब N की वैल्यूज क्या बताती है अपन को, ये समझिए। देखिए यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं अपने, तो थोड़ा इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, फिर अपन इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी बॉडी के ऊपर इतना चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बॉडी जो है, एक बॉडी जो है उस पर जो टोटल चार्ज है वो 250 कूलम है, तो ये चार्ज जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, अब बॉडी हैज चार्ज 250 कूलम, इट इज पॉसिबल और नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो देखिए आप क्या करना, इसको कैपिटल Q लेना, ये टोटल चार्ज है आपका, और इसको इक्वल टू रखना आप NE के। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा NE इक्वल टू 250 कूलम, देन N इक्वल टू 250 अपॉन E। E क्या है यहाँ पर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 16 इंटू 10⁻+19। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10⁻19 के कारण n जो है लगभग क्या होगा? इंटीजर होगा, अपने पास पूरा पूरा होगा। तो इसलिए कि अपन क्या क्या बोलते हैं कि भाई ये चार्ज हो सकता है। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा कटता है तो, नहीं कटेगा तो नहीं होगा। ठीक है, आगे चीज समझा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि कोई बॉडी जो है उस पर जो चार्ज है वो मान लीजिए +16 कूलम है। ठीक है, क्वेश्चन ये है किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? +16 कूलम है, तो इस बॉडी के मास पर क्या इफेक्ट होगा? अब ध्यान रखिए, यहाँ पर चार्ज पर नहीं पूछा बल्कि किस पर पूछा है? मास पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए पहले इसे आप निकालेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं। यहाँ पर देखिए प्लस क्या बता रहे हैं, किसी बॉडी पर प्लस चार्ज, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर गया है। आगे चीज में है भाई, स्टार्टिंग में एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, जीरो चार्ज होता है, और ये तो न्यूक्लियस होता है आपको, इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया है तो ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तभी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो न्यूट्रल जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आ जाता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है उस पर +16 कूलम चार्ज है, तो उसके मास पर क्या इफेक्ट होगा? तो प्लस चार्ज है, इसका मतलब उससे इलेक्ट्रॉन गए,
अगर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो बॉडी का मास कम होना चाहिए। आगे कंसेप्ट समझे आपको, अगर प्लस चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं तो बॉडी का मास कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम चीज है अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो अपन बोलते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉडी पर आए हैं इसलिए इसका चार्ज बढ़ेगा। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें आप ध्यान रखें। फिर वापस वही एन की वैल्यू आप निकाल लेंगे जो भी है, तो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16/1.6 इंटू 10⁻⁻90 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 10⁻20 हो जाएगा। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। तो गए कितने, मास में कितना लॉस होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का ऊपर मास होता है, तो n इलेक्ट्रॉन ऊपर कितने हो जाएंगे, ये इंटू ये, तो इतना मास जो है बॉडी से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास जो होगा रिड्यूस होगा बॉडी का, वो होगा nme इंटू 10⁻20। तो ये जो है आपका आंसर होगा, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा आप। ठीक है, इतना मास जो है लॉस हो जाएगा बॉडी का। चाहे तो मैं रख के दिखा देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 20, तो 9.1 इंटू 10⁻11 kg। इतना मास जो है वो बॉडी का कम हो जाएगा अगर बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आए, +16 कूलम चार्ज आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपन इसके और न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट जो आपके स्लाइड होगी या पेपर जो भी आएगा, वीडियो आएगा, उसमें आप देखना कि इस पे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।